हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। और इसको हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर एक बार फिर से स्टडी करते हैं और छोटी छोटी स्ट्रेटजीज को देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है जिसको देखकर मैं ये बता सकता हूँ जो मेरा गिवन सिस्टम है उसका सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा या क्या क्या आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, एक और बात, अच्छा ये जो टॉपिक है आप इसको लीनियर अलजेब्रा के अंदर पहले से ही पढ़ चुके होते हो विद सॉल्यूशंस। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम क्राइटेरियाज को समझेंगे। समझने के बाद उनके ऊपर जो नए नए टेक्निक्स ऑफ न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं, गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन, गॉस साइडल, गॉस जैकोबी, क्रूट्स मेथड, चोलिस्कीज मेथड, बहुत सारे मेथड्स हम आगे चल के सॉल्व करते जाएंगे। सिर्फ हमें उसके लिए ये बात मालूम होनी चाहिए कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या तो नहीं करता है। फटाफट से आइए सीखते हैं कि व्हाट इज द कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। चलो तो बात करते हैं। अब आपके पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस या इनहोमोजीनियस क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऑब्वियसली इस बात है। अच्छा, ऐसा सिस्टम जिसका जो राइट हैंड साइड हो वो बिल्कुल ही जीरो हो जाए, मतलब 0 0 0 ऐसा हो जाए, तो याद रखना बेटा ऐसा सिस्टम आपके पास क्या कहलाता है। मैं इसको नाम देता हूं यहाँ पर, ये कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम। क्या कहलाता है? होमोजीनियस सिस्टम। और अगर जिसका राइट हैंड साइड खाली ना हो, मतलब कुछ कुछ वैल्यूज हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक जीरो हो बल्कि दो जीरो हो, कोई एक दूसरी वैल्यू हो, तो बेटा वो भी नॉन होमोजीनियस ही होगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों अलग अलग होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए तीनों के तीनों। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है बेटे? इन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाता है बेटा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। क्या बोलोगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और ये बात आप सारी पुरानी पहले भी पढ़कर आ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। दोनों के अंदर से कुछ ना कुछ चीजें मिलती हैं। देखो भाई, मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसकी। चलो इसकी बात कर लेता हूँ। मैंने कहा अगर मैं इसका कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाऊं, क्या बनाऊं? कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाऊं, तो उसको मैं ए नाम देता हूं। मैंने कहा ए मैट्रिक्स फॉर दिस सिस्टम। मैंने क्या बोला? एक मैट्रिक्स बनेगा। मैंने किसका बोला? A1, A2, A3, फिर B1, फिर B2, फिर B3, फिर C1, C2, C3, एक मैट्रिक्स बनता है। और जितने इसके अननोन वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड। उसका एक मैट्रिक्स बनता है x इज इक्वल्स टू एक्स, वाई एंड जेड। और आपके पास लास्ट मैट्रिक्स बनता है बी मैट्रिक्स, जो कि अगर जीरो है तो ठीक है और अगर जीरो नहीं है तो भी ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चीज के, मतलब इस चीज के कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया पर। और मैं जब जीरो की बात करूं तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अगर कोई सिस्टम जीरो के बराबर है, अगर कोई सिस्टम जीरो के बराबर है तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्या बोला मैंने? अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाता है तो याद रखना अगर सिस्टम ऑफ द दिस सिस्टम इज विल बी जीरो, तो आपका जो होमोजीनियस सिस्टम होगा उसके अंदर x, y और z की वैल्यू जीरो होगी। और इसी सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम। याद रखो, मैं दोबारा बता रहा हूं, थोड़ी सी दिमाग वाली बात है। अगर आपका सिस्टम होमोजीनियस हुआ और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है, डिटर्मिनेंट को पता है कैसे निकालते हैं? बता चुका हूं। अगर नहीं पता तो मैं लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने सब सिखाया हुआ है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ आपका जीरो आता है, एक्स, वाई, जेड की वैल्यू जीरो आएगी और ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब दिस इज ऑब्वियसली अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकलेगा जरूर, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, निकलेगा जरूर। तो सिर्फ होमोजीनियस के बारे में मैंने ये बातें आपको बता दी। बात मामला है ना वो सारा नॉन होमोजीनियस से कनेक्ट करेंगे सारी बातों को।
चले जी, अब मैं नॉन होमोजेनिटी कनेक्ट करता हूँ, उसको जरा फटाफट से लिख लेना। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई आपके पास K1 आ जाए, K2 आ जाए और K3 आ जाए। तो अब हम बात करेंगे आगे बढ़कर कि ऐसा सिस्टम अगर आपके पास होगा तो उसके क्या क्या वेज हैं जो आप समझो देख कर कि आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जो सिस्टम है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो के बराबर है। क्या बोला? अगर आपका जो ए मैट्रिक्स है उसका जो सिस्टम है वो नॉन जीरो के बराबर है, तो आपने इतना तो जान लेना है कि वो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये होगा कि एट लीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन तो इस सिस्टम का ऐसा है जो एग्जिस्ट करेगा। बस मतलब ये देखते ही पहचान जाना है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लाजमी होगा, और मैंने आपको एक कंसिस्टेंसी पहले बताई। अच्छा जी, अब इसके आगे मैं आपसे एक और बात करना चाहूं कि अगर आपका इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, ठीक है मान लेता हूं जीरो हो गया। अच्छा, अगर आपका सिस्टम अगर जीरो हो गया होने के बाद अगर आपने इस मैट्रिक्स का निकाला एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट भी आपको निकालना आता है, और आपने उस एडजॉइंट को बी मैट्रिक्स से कर दिया मल्टीप्लाई। क्या करा? बी मैट्रिक्स से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो निकला, तो फिर आपने फर्दर क्या चेक करना है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट बी मैट्रिक्स के साथ अगर नॉन जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है? नॉन जीरो आ जाता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नल मैट्रिक्स नहीं बन रहा। तो याद रखना, देखते ही समझ जाना इस बात को कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जिसमें मैं आपको फिर से बताऊं कि अगर मैट्रिक्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट नॉन जीरो हो, तो क्या बोलोगे बेटा? नो सॉल्यूशन। और एक और क्राइटेरिया सुनो यहाँ पे फटाफट से कि अगर आपका मैट्रिक्स से ए का डिटर्मिनेंट जीरो है और आपने एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड किया और उसको प्रोडक्ट करा बी के साथ और वो भी जीरो आ गया, क्या आ गया? वो भी जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे आपके। बात समझना बात को कि आपके सिस्टम के क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। और ये छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको आपने समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर पीएससी ऐसे एसपीएससी के टेस्टों में, गेट के एग्जाम के अंदर, आईआईटी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। क्या मैंने कहा? सिस्टम अगर नॉन होमोजेनियस होगा, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो समझ जाना कोई ना कोई कंसिस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगी। और अगर सिस्टम ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है और आपका एडजॉइंट ऑफ ए को बी का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो हो जाए, तो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो है, क्या बोलोगे बेटा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट करेंगे। अब आपने एक और चीज सीखी होगी, इसका नाम होता है बेटा द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स का रैंक होता है ना, वही रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? मैंने कहा रैंक ऑफ ए से। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स की अगर इक्लोन फॉर्म बनाते हैं और उसमें जितनी नॉन जीरो रोज होती हैं वही उस मैट्रिक्स का क्या होता है? रैंक होता है। अगर ये भी नहीं पता तो फटाफट से जाओ मेरे लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट पे और जाके देख लो कि कैसे होता है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, अच्छा एक मैट्रिक्स और होता है, इसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में आपको बना के दिखाऊं कि कैसे होता है। अब समझना, मैं यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ। मैं कहा देखो, मैंने कहा हम एक मैट्रिक्स जब सॉल्यूशन करते हैं बनाते हैं, मैंने कहा एक ऐसे लाइन खींचते हैं, मतलब K1 K2 फिर K3 कुछ ऐसे लिख के सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? A रेशियो B। A रेशियो B का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप गौर से देखना कि अगर आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यानी कि आप ए मैट्रिक्स की इक्लोन फॉर्म बनाते हो और उसमें जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं उनके नंबर्स अगर बराबर आ जाते हैं किसके? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक का। मतलब
इस चीज का रैंक और सिंपल इसका रैंक, अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो बेटा देखते ही समझ जाना आपका जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बेटे, आपका जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये मैं आपको हायर मैथ्स के हिसाब से बता रहा हूँ। हायर मैथ्स के अंदर हम कैसे चेक करते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स है मतलब सॉल्यूशन ऑफ एक्जिस्टेंस है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन में। ये तो मैंने पुरानी चीजें बताई थी ताकि आपको पता रहे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं। मैंने कहा अगर आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए बराबर है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर्ग्यूमेंटेड बी के, और वो बराबर है नंबर ऑफ अननोन्स के। नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब होता है जितने वेरिएबल की आपसे वैल्यू मांगी गई है। मान लो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, मतलब इसका रिजल्ट मैं कहता हूँ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जो था इसका जो रैंक आता है वो भी 3 आता है, इसका जो रैंक आता है वो भी 3 आता है, और नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड उसमें भी 3 है। तो बेटा याद रखना अगर ऐसी कंडीशन हो जाए देखते समझ जाना देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ माय सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसा हो जाता है तो समझ जाओ मेरी जो सिस्टम है वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एक यूनिक सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट लाजमी करेगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सिस्टम है वो एक यूनिक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करके देगा। अच्छा जी, अब समझना बात को। अगर आपसे ऐसा कह दूं, मैंने कहा अगर आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए बराबर है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए रेशियो बी वाले मैट्रिक्स के, ठीक है मैंने कहा बराबर है, और वो लेसर देन हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के। क्या हो जाए, लेसर देन हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इसका जो रैंक आया वो 2 आया, इसका भी रैंक कितना आया 2 आया, और इसका जो रिजल्ट मतलब जो नंबर ऑफ अननोन्स थे वो मैंने बोला एक्स वाई जेड 3 थे। तो बेटा ऐसी कंडीशन में फिर से बोल रहा हूँ याद रखना कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्या बोला मैंने, अगर आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल हो जाए रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर्ग्यूमेंटेड बी के तो क्या होगा, और आपके नंबर ऑफ अननोन्स कम हो उससे ज्यादा ना हो, क्या बोलोगे बेटा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो काफी सारे एग्जिस्ट करेंगे और काफी इनफाइनाइटली होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक बात तो यहाँ रह गई कि नो सॉल्यूशन कब होगा। तो बेटा याद रखो छोटी सी बात है, छोटी सी, अगर आपका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए बराबर हो नहीं के साथ इसके, अगर इसका रैंक और इसका रैंक बराबर नहीं है तो बस देखते ही बोल देना बेटा नो सॉल्यूशन। इसका जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा। बस इतना याद रखना है आपने। और ये सारे क्राइटेरियाज थे, मैं क्राइटेरिया पर नंबर डाल देता हूँ। मैंने कहा 1 क्राइटेरिया, 2nd क्राइटेरिया, 3rd क्राइटेरिया, 4th क्राइटेरिया, 5th, 6th, 7th एंड 8th क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया वो किसका था, होमोजेनियस सिस्टम का था कि ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कैसे करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे जिसको मैं देखकर ही चेक कर सकता हूँ कि मेरे जो सिस्टम होगा वो किस किस वे के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, इनफाइनाइटली करेगा, ट्रिवियल करेगा, सॉल्व करे बगैर मैं ये बातें बता सकता हूँ। और हम जब न्यूमेरिकल टेक्निक्स के अंदर चलेंगे तो हमें इन बातों का मालूम होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मैंने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के साथ भी बता दिया, डिटर्मिनेंट के साथ भी बता दिया, एडजॉइंट के साथ भी बता दिया कि इन सब को यूज करते हुए आप बता सकते हो कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल अप्रोच क्या है, ग्राफिकल अप्रोच को ड्रॉ करके हम कैसे पहचाने कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा। समझ पा रहे हो, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आगे आगे फैलाओ वीडियो को ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे फैज़ हासिल कर सकें। और मैं आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सारे सब्जेक्ट पर वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ। और
मिलते हैं आपको नेक्स्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।